अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम एक न्यू सीरीज के साथ आपके साथ आए हैं। पाकिस्तान और करंट अफेयर सीएसएस 2024 के अंदर जो पेपर हुए हैं उस पर हम एक एनालिसिस पेश करेंगे। और हमारे साथ आज जो मौजूद है शख्सियत, वो किसी तारीफ की वो मोहताज नहीं है। हमारे साथ आज मौजूद हैं वेटरन सीएसएस मेंटोर सर वकास इकबाल साहब, जो कि पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट्स में महारत हासिल कर रखते हैं। और सर जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में भी पढ़ाते रहे हैं। और सर के पास जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते रहे हैं, ऑलमोस्ट उनका स्कोर जो है वो एवरेज स्टूडेंट से ज्यादा रहा है। और सर ने जो अभी रिसेंट मॉक्स पेपर कंडक्ट किए थे और मॉक एग्जाम्स कंडक्ट किए थे, जो 2024 का पेपर आया, उसकी जो डोमेन थी, जो डायनामिक्स थी, वो ऑलमोस्ट सेम थी। तो मजीद कोई वक्त ज़्यादा किए, हम सर को जो है सर को वेलकम करते हैं आज के वेबिनार में। सर अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपका आज के वेबिनार को ज्वाइन करने का। पहले तो मैं आपसे ये एक कहूँगा कि काफ़ी देर हो गई आपको जो है मेहरमा आते आते, और काफ़ी दिनों बाद आपने जो है एनालिसिस पेश किया, तो इसको भी ज़रा बयान कर दीजिएगा सर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड थैंक यू एहसन फॉर हैविंग मी। आपका गिला बजा है। ताखीर जब हुई तो बाइस ताखीर भी कुछ था। दरअसल आपने जैसा कि जिक्र किया कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में भी पढ़ा रहा हूँ और इस दफ़ा सीएसएस का एग्ज़ाम कदरे लेट हुआ। 29 फरवरी को शुरू हुआ, तो बीच में कुछ यूनिवर्सिटी के मामलात ऐसे आ गए कि मैं मसरूफ़ हो गया। लेकिन मैं वक्त नहीं ज़ाया करना चाहता। ये जो हर साल जब भी एग्ज़ाम होता है, मैं करंट अफेयर्स के, पाक अफेयर्स के, आईआर के, इंटरनेशनल लॉ के, और जो मेरे दोस्त या कुलीग्स मुझे मिल जाएं, मेंटोर्स दूसरे जो अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, तो उनके साथ मैं डिस्कशन करता हूं। जिस तरह आप अभी मुझसे डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स और पाक अफेयर्स का पेपर, तो इसी तरह जो पेपर्स मेरी डोमेन के नहीं है जैसे इकोनॉमिक्स है या कोई और, तो मैं दूसरे मेंटोर से भी रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। इस सारी एक्सरसाइज का मकसद हर साल करने का ये होता है कि जो हमारे सीएसएस एस्पिरेंट्स हैं, जिन्होंने अभी 2025 का एग्जाम देना है, उसकी तैयारी करनी है, तो उनके जहन में बड़े शकूक व शुबहात और सवाल होते हैं कि ये जो पेपर आ गया है, ये इसके फलां सवाल को किस तरह हल करना है, सवाल में वो पूछ क्या रहा है, और किस तरीके से इसको लेके चलना चाहिए। तो ये वाली चीजें स्टूडेंट के माइंड में होती हैं। प्लस ये कि रोजों का महीना, अनफॉर्चुनेटली हमारी कौम तो बहुत सुस्त है, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को बिल्कुल नहीं सुस्त होने देता। मेरा हमेशा से एक रमज़ान स्पेशल कोर्स चलता है पाकिस्तान अफेयर्स का, जो कि सुबह सहरी में फजर की नमाज के बाद 6:30 बजे मैं शुरू करता हूँ आजकल के हिसाब से। और वो फिर 9th रमज़ान से शुरू होने जा रहा है और 25 रमज़ान को ख़त्म हो जाएगा। और इसमें पीएमएस पंजाब के जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, जिन्होंने देना है, और जिन्होंने अब सीसी सिंध देना है ईद के बाद, वो इसे ज्वाइन करेंगे तो उन्हें काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि इसमें कोई छुट्टी नहीं है, लगातार क्लासेस हैं और एक गो में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि रोज़े भी आपने लगातार रखने होते हैं। तो मैं ऐसा शेयर करने जा रहा हूँ स्क्रीन जी सर। करंट अफेयर्स के बिल्कुल पेपर सर, की। बिल्कुल सर। तो आप चूंकि बहुत ज़्यादा बिल्कुल सर। कनेक्टेड रहते हैं और आप खुद भी एक सीएसएस जी के जी। एस्पिरेंट के माइंडसेट को समझते हैं, क्योंकि आप एस्पिरेंट हैं, जी तो सर। आप बताइए मुझे, आपके जहन में कोई सवाल अगर है, नहीं तो फिर मैं एक एक सवाल को एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। व्यूअर्स, मैंने सर ये स्क्रीन शेयर कर दी है करंट अफेयर सीएसएस 2024 में आने वाला पेपर की। और इससे पहले जो सीएसएस स्पेशल का एग्जाम हुआ था अक्टूबर 2023 में, उसके भी पेपर मैंने एनालिसिस किए हैं, तो हम अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक शेयर कर देंगे। जी एहसन, ओवर टू यू। सर, पहले तो हम ये बात करेंगे कि जब हम 2022 तक के पेपर्स देखते हैं तो वो बिल्कुल जो है डिस्क्रिप्टिव इन नेचर हैं। लेकिन जब 2023 के और फिर 24 के और स्पेशल सीएसएस के पेपर्स देखते हैं, तो इसमें एक जो एग्जामिनर के माइंडसेट से हम देखते हैं तो वो एक एनालिटिकल शिफ्ट आया है। अब जरा पेपर टेक्निकल होते जा रहे हैं, और पेपर के अंदर जो है मल्टीपल क्वेश्चंस को कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस बनाया जा रहा है। तो इसके लिए भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टूडेंट्स को आप कुछ लास्ट में हिंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। सर, सबसे पहले तो जो पहला क्वेश्चन है, जिसमें द क्रिएशन ऑफ मोर प्रोविंसेस इज persistent demand for some circles in Pakistan. How do you see the creation of more provinces in Pakistan as beneficial or harmful for the people?
एक्सप्लोर योर व्यूज विद सॉलिड जस्टिफिकेशन। सर ये क्वेश्चन जरा हमें थोड़ा सा कुछ सम एक्सटेंट पर बायस भी नजर नजर आता है और थोड़ा बहुत आर्गुमेंटेटिव भी है। तो काइंडली पहले सवाल को जो है जरा आप अपने ब्रीफ एनालिसिस दीजिएगा सर। अच्छा, आपने तो बड़ा लोडेड क्वेश्चन बना दिया है इसको, इतना ये है नहीं, खैर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसमें देखो ये है कि मैं अपनी जितनी भी वीडियोस मैं पहले करता रहा हूँ, उनमें मैं यही कहता रहा हूँ स्टूडेंट्स को कि जो करंट अफेयर्स होता है उसमें तीन डोमेन से सवाल आते हैं। पहली डोमेन है इंटरनेशनल लेवल, दूसरी डोमेन है रीजनल लेवल यानी मिडल ईस्ट साउथ एशिया, यहाँ से क्वेश्चन का आना, और तीसरी डोमेन है पाकिस्तान के अंदर करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है। तो अब हुआ ये है कि जब साल 2015 में एफपीएससी ने अपना सिलेबस चेंज किया था, तो तब से लेकर अब तक जो है वो करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर्स बहुत ज्यादा ओवरलैप करने लग पड़े हैं एक दूसरे के साथ। तो बहुत सारे ये पाक अफेयर्स के टॉपिक्स जो होते हैं वो अक्सर करंट अफेयर में पूछ लिए जाते हैं, और करंट अफेयर के टॉपिक पाक अफेयर में पूछ लिए जाते हैं। तो इसीलिए मैं इन दोनों पेपर्स को इकट्ठा पढ़ाता हूँ, और वो वन गो में ही स्टूडेंट पढ़ते हैं और वन गो में खत्म करते हैं। बाकी अगर कोई अलग अलग करना चाहता है कोई हर्ज नहीं, लेकिन मैं क्योंकि ये इतने इंटरकनेक्टेड हो चुके हैं तो इसलिए मैंने ये स्ट्रेटजी अपने फॉलोअर्स और स्टूडेंट्स के लिए रखी हुई है। अब आते हैं इस सवाल के ऊपर। देखो ये सवाल बाइस्ड बिल्कुल नहीं है। दुनिया में जहाँ पे आबादी ज्यादा होती है और गवर्नेंस के मसाइल होते हैं, आप अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया ही को देख लें, वहां पर ये डिबेट्स चलती हैं और नए प्रोविंसेस बनते भी हैं। जब 1947 में पार्टीशन ऑफ इंडिया हुई, पाकिस्तान अलग मुल्क बन गया और इंडिया भी अलग मुल्क बन गया, तो इंडिया के उस वक्त जो प्रोविंसेस या सूबे थे वो मेरा ख्याल 12 या 13 थे, और आज इंडिया के प्रोविंसेस की तादाद जो है 30 है, 30। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया? जाहिर सी बात है, उन्होंने बढ़ती हुई आबादी, गवर्नेंस के कंसर्न्स, अनइवन डेवलपमेंट और एथनिक पॉलिटिक्स जब वो सेपरेटिज्म का रूप इख्तियार करने लगती है, उस मोड में आने लगती है, तो उससे बचने के लिए, उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए किया। तो लेट्स कम टू द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन। द क्रिएशन ऑफ मोर प्रोविंसेस is a persistent demand from some circles in Pakistan, full stop। पहला जो हिस्सा है ये एक स्टेटमेंट है, ये एक बात कही है, ये एक मौकफ उन्होंने दोहराया या बताया है, ये सवाल नहीं है। सवाल शुरू होता है सेकंड और थर्ड पार्ट से। सेकंड पार्ट कहाँ से शुरू हो रहा है? हाउ डू यू सी द क्रिएशन ऑफ मोर प्रोविंसेस इन पाकिस्तान एज बेनिफिशियल और हार्मफुल फॉर द पीपल, क्वेश्चन मार्क। फिर जो थर्ड पार्ट है वो कहता है एक्सप्लेन योर व्यूज विद सॉलिड जस्टिफिकेशन। यानी आपने जो भी इसमें लाइन लेनी है, यानी क्या लोगों के लिए फायदामंद है नए सूबों का बनना, या फिर लोगों के लिए फायदामंद नहीं नुकसानदेह है। तो जो भी आप इसमें साइड चूज करेंगे, मौकफ अपनाएंगे, आपने उसके लिए एक अच्छे वकील की तरह भरपूर दलाइल भी देने हैं। तो शुरू में जो पहला उसने छोटा सा जुमला लिखा है कि पाकिस्तान के अंदर ये बहस चली आ रही है मुख्तलिफ हलकों में कि नए सूबे बनने चाहिए, ये उसने एक किस्म का माहौल बनाया है यहाँ पे। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, पाकिस्तान में ये डिबेट कोई पिछले 15 एक साल से चल रही है। ज्यादातर ये डिबेट इनिशिएट हुई 18th अमेंडमेंट के बाद, क्योंकि 18th अमेंडमेंट जब 2010 में हुई तो उस वक्त एक ऐसा मोमेंटम बन गया था कि जो कुछ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, जैसे सदर्न पंजाब में सराइकी बेल्ट के लोग, फिर रियासत भावलपुर वाले भी अपना अलग सूबा चाहते हैं, इसी तरह केपीके में हिंद को बेल्ट, हजारा बेल्ट के लोग जहाँ हिंद को जबान बोली जाती है वो हजारा सूबा बनाना चाहते हैं। और उनका कंसर्न ये था कि खैबर पख्तूनख्वा का नाम अगर खैबर पख्तूनख्वा हजारा रख लिया जाता 18th अमेंडमेंट में तो इतना मसला ना होता। इसी तरीके से सिंध के अंदर भी बड़ी एक हीटेड डिबेट तो मौजूद है। जो उर्दू स्पीकिंग आबादी का हिस्सा है सिंध का, जिसको कि अर्बन सिंध कहा जाता है, वो अलग सूबा बनने की ख्वाहिश रखता है, और जो रूरल सिंध है उनके यहाँ इसको लगता है कि जैसे सिंध धरती को तकसीम करने की शायद ये एक साजिश है। लेकिन लोगों के लिए फायदा मत क्या है? देखें, जब एक नया सूबा बनता है तो उस नए सूबे को फंड्स और बजट एलोकेशंस होती हैं।
उसके पास अपना आईजी पुलिस, अपना चीफ जस्टिस, अपनी हाई कोर्ट, अपना पब्लिक सर्विस कमीशन, अपना सिविल सेक्रेटेरिएट। तो लोगों की मुश्किलात तो डेफिनेटली कम होती हैं, आसान होती हैं अगर नया सूबा बने। वो लोग जिनका बहुत खर्चा हो जाता है किसी भी सरकारी काम के लिए, सूबाई दारकूमत के लिए सफ़र करने, वहाँ जाकर रहने में, वो खर्चा फिर उन्हें नहीं करना पड़ता। और एक ये भी कंसर्न पाया जाता है अनइवन डेवलपमेंट का। जैसे पंजाब की हम बात करें तो जो साउदर्न पंजाब सराइकी बेल्ट के लोग हैं, उनका हमेशा से ये कंसर्न रहा है कि जितनी भी डेवलपमेंट पंजाब में होती है वो सेंट्रल पंजाब में होती है, और लाहौर चूंकि कैपिटल है तो इसलिए सारे फंड्स की एलोकेशन वहीं पे हो जाती है। हमारी बारी ही नहीं आती, और जब आती भी है तो बहुत थोड़े से फंड्स हमें मिलते हैं। तो पाकिस्तान की आबादी बहुत बढ़ चुकी है। हम पहले 6th थे दुनिया में लार्जेस्ट पॉपुलस स्टेट, आज हम 5th हैं। तो पाकिस्तान में बहरहाल नए सूबे बनने की तो ज़रूरत है। अगर मैं खुद ये कर रहा हूँ तो मैं तो इसकी ये बेनिफिट्स बताऊंगा, लेकिन उसके लिए जाहिर सी बात है मुझे कुछ स्टडी करना पड़ेगा। जी ऐसा। सर ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जी। इसको जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। ईसीओ के बारे में उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है, और उसकी रीजनल इंटीग्रेशन के बारे में, और ईसीओ के प्रोस्पेक्ट्स फॉर पाकिस्तान। यार ये तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। डिस्कस पाकिस्तान हिस्टोरिक रोल इन इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन, व्हाट आर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ईसीओ फॉर पाकिस्तान। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये मेरा फेवरेट है, वो इसलिए कि देखें, ईसीओ का पुराना नाम था रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट। ये एक ट्रेड ब्लॉक टाइप अलायंस था, जैसे नाफ्टा है ना नॉर्थ अमेरिका में, तो ये था जी। टर्की, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान। क्योंकि इन तीनों स्टेट्स के बॉर्डर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, और टर्की का फिर आगे यूरोप से कनेक्शन है बॉर्डर के हिसाब से। तो इन दोनों स्टेट्स का 1962 में पर्सपेक्टिव ये था कि हम एक दूसरे की जो एक्सपर्टीज है उससे फायदा उठाएं, एक दूसरे के पोटेंशियल से फायदा उठाएं, एक दूसरे के साथ ट्रेड में जो है लिंक डेवलप करें, और फिर फर्दर टर्की से आगे अपनी प्रोडक्ट्स को यूरोपियन मार्केट्स तक लेके जाएं। कराची से कोयटा और कोयटा से गवादर जो सड़क हमेशा से मौजूद है, इसको आरसीडी एवेन्यू भी कहा जाता था इसी वजह से। फिर इसका नाम 1985 में ईसीओ हो गया, इकोनॉमिक कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके मेंबर्स की तादाद 3 से बढ़ के 10 हो गई, और इसमें अब सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स शामिल हैं, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह वगैरह। तो अब इनमें से बहुत सारे कंट्री जो हैं वो एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर भी हैं। और फिर जो वन बेल्ट वन रोड, जिसको कि आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं, जिसका एक अहम हिस्सा सी पैक है। तो सी पैक, सॉरी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बहुत सारे प्रोजेक्ट सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में से होके गुजरते हैं जो कि इस ईसीओ के मेंबर हैं। फिर अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिकल अलाइनमेंट देखें तो टर्की, ईरान और पाकिस्तान का चाइना के साथ इंटरेस्ट का क्लैश नहीं है सच। और अब आप इस बिगर पिक्चर को इस तरह से देखेंगे, अगर पाकिस्तान में सीपैक डेवलप करता है तो पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी में एक ब्रेक थ्रू, एक जंप, एक सक्सेस के लिए ईसीओ को एक्टिव प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सीपैक और चाइना के इन्फ्लुएंस को पॉजिटिवली एनकैश करना चाहिए। और यूं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को एक नया फ्यूल मिल जाएगा, कम से कम इस रीजन की हद तक रीजनल डायमेंशन बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। तो यस, इस वक्त सार्क की तरफ टाइम लगाना वो मेरा ख्याल यूजलेस है। ईसीओ के ऊपर फोकस करना चाहिए। और ईसीओ की लास्ट समिट भी पाकिस्तान ही में हुई थी 2017 में, इस्लामाबाद में। जी जनाब। बिल्कुल सर, ईसीओ के बारे में आपने बिल्कुल ठीक कहा। और जो COP 28 के अंदर बात रखी गई थी, ये क्लाइमेट फंड फॉर जस्टिस की, तो ये हम्म। भी पाकिस्तान ने इनिशिएट इसके ईसीओ के प्लेटफॉर्म से ही आगाज किया था। जी। क्वेश्चन नंबर 4 को सर देखते हैं। ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन आ गया है। यूएस पाकिस्तान रिलेशन बाइडेन एरा के अंदर, और फिर इसको कंपेयर किया है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को। हम्म। नहीं, इतना टेक्निकल नहीं है। अगर स्टूडेंट ने अच्छी तैयारी की है, या उसके कॉन्सेप्ट्स ठीक हैं, क्योंकि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये है ना कि, प्लीज डोंट माइंड,
बेस बनी नहीं है, कॉन्सेप्ट्स पता नहीं है, लेकिन बस माइंड में एक रॉन्ग नंबर बैठा हुआ है कि करंट अफेयर्स तो आखिरी 2 महीने में पढ़ना है। भाई आखिरी दो बिल्कुल महीने सर। में तुम्हें 15-20 टॉपिक्स का जो इंजेक्शन ठोका जाएगा, ड्रिप लगाई जाएगी, उससे कोई खास जी अच्छे सर। रिजल्ट्स नहीं आएंगे, क्योंकि आपकी बेस ही नहीं बनी। अब एक बंदे ने बिल्कुल। जिंदगी में कभी अखबार नहीं पढ़ा, एक बंदे को हालात हाजरा का नहीं पता, एक बंदे को ये नहीं पता कि बैन अवी सियासत में और मकामी सियासत में फर्क क्या है, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो वो फिर ये एक्सपेक्ट करे कि जी मैंने एंड पे जाके पढ़ना है, तो बस फिर मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स को अगर इस तरह के पेपर्स हैंडल करने हैं तो उन्हें करंट अफेयर्स को शुरू में ही अपनी फाउंडेशन बेहतर करने के लिए करंट अफेयर्स पाक अफेयर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए। खैर क्वेश्चन की तरफ आते हैं, बात थोड़ी दूसरी तरफ चली गई। क्रिटिकली इवेल्युएट द यूएस पाकिस्तान रिलेशन अंडर जो बाइडेन एरा विजा विज यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। बहुत आसान क्वेश्चन है। पहली बात तो इसमें तनकीद करनी है, किस पे करनी है? पाक अमेरिका ताल्लुकात पे। किसके दौर में? बाइडेन एरा में। बाइडेन एरा कब शुरू होता है? जनवरी 2021 से शुरू होके अभी तक चला आ रहा है। बाइडेन एरा में जब तक इमरान खान साहब की हुकूमत कायम थी, हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं थे उनके साथ। क्यों अच्छे नहीं थे? क्योंकि यही हम सुनते थे कि जी बाइडेन ने डेमोक्रेसी की जो समिट कॉल की उसमें पाकिस्तान को इनवाइट नहीं भेजी। फिर बाइडेन ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कॉल पे फोन पे बात नहीं की, और इस तरह की बातें। राइट। अच्छा, अब क्या जी। बाइडेन साहब को इमरान खान से प्रॉब्लम था? कोई पर्सनल मसला था? क्या था? ऐसी बात नहीं है। इसी सवाल के अंदर जवाब मौजूद है। वो कहता है कि जी यूएसए की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है उसके पर्सपेक्टिव में बताएं इन ताल्लुकात को। तो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी ऑल अबाउट यूएस की चाइना स्ट्रेटजी है, यानी यूएसए ने इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन का जो रीजन है जहाँ पे ये दोनों ओशन मिल जाते हैं, उस किनारे जो मुल्क वाक़ हैं जहाँ पे चाइना का असर व रसूख इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ गया है, तो उसको काउंटर कैसे करना है। तो अब पाकिस्तान तो चाइना के साथ सी पैक कर रहा है, तो सूरत हाल तो आपके सामने वाजे है। तो बाइडन की नाराजगी किसी फर्द वाहिद से नहीं है, बाइडन की नाराजगी का महवर जो है वो चाइना है। और आपका चाइना से इतना पुराना और गहरा ताल्लुक है, तो उससे निकलना भी आसान नहीं है। और इधर बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन या यूएस की ओवरऑल स्टैब्लिशमेंट की हम बात करें तो उनके लिए सी पैक और बीआरआई एक काज ऑफ कंसर्न है। तो ये है डॉट कनेक्टिंग इस क्वेश्चन की। जी। जी सर। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 फिर मिडिल ईस्ट से, क्योंकि मिडिल जी। ईस्ट पॉलिटिक्स जो है चाइना के इंक्लूजन के बाद बहुत एक्टिव हो चुकी है। इसमें सऊदी ईरान की जो फॉरेन पॉलिसी है रिगार्डिंग पाकिस्तान, उसके बारे में क्वेश्चन है। इसको जरा आप एलेबोरेट कीजिएगा। यार ये तो याद करो, मैंने वो वीडियो बनाई थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली करंट अफेयर्स की, तो आपने मुझे जी क्वेश्चन सर। किया था सर मिडिल ईस्ट से क्वेश्चन जी आएगा। सर। तो मैंने आपको कहा था जरूर आएगा। याद है ना आपको? बिल्कुल सर। बिल्कुल सर बिल्कुल। अच्छा जी। सऊदी अरेबिया एंड ईरान बोथ हैव सिग्निफिकेंट प्लेस इन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। हाउ पाकिस्तान कैन मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद बोथ सऊदी अरेबिया एंड ईरान, स्पेशली आफ्टर द मीडिएशन ऑफ चाइना बिटवीन द टू कंट्रीज। अब देखो, ये क्वेश्चन मिडिल ईस्ट के बारे में है, लेकिन साथ ही साथ ये पाकिस्तान के बारे में भी है। बिल्कुल आई सर। वुड से कि इस दफा का जो करंट अफेयर का पेपर है वो पाकिस्तान के जो बैरूनी ताल्लुकात, पाकिस्तान जी की जी। खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान का बैन अवी सियासत के साथ जो ताल्लुक है उसके ऊपर ज्यादा फोकस्ड है, ना कि वो ओवरऑल इंटरनेशनल इश्यूज पे है। तो इसमें वो ये आपसे पूछ रहा है कि पाकिस्तान के ईरान और सऊदी अरब दोनों से बड़े अच्छे ताल्लुकात है, तो जरा ये तो बता दें कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में इन दोनों का मकाम क्या है? सऊदी अरेबिया कहाँ स्टैंड करता है, ईरान कहाँ स्टैंड करता है? ईरान आपका नेबर बिल्कुल। है, नेबर बदला नहीं जा सकता। ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत पुराने गहरे हैं। एक हिस्सा इसका इनकलाब ईरान से पहले का है, दूसरा हिस्सा इनकलाब ईरान के बाद का है, तीसरा फेज जो है पाक ईरान ताल्लुकात का वो 2005 से लेके 2016 तक है, जब तक कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन एक्टिव नहीं हो गया, जिसके तहत ईरान पर से पाबंदियां काफी सारी उठ गई। और फिर जो थर्ड फेज है, जो कि करंट फेज है, वो 2016 से बाद का है। बीच में अप्स एंड डाउन आए हैं पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में, लेकिन बहरहाल दोनों दोस्ताना मुल्क थे, हैं और रहेंगे, और नेबर कभी बदला नहीं जा सकता। अब आते हैं सऊदी अरेबिया पे। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक एलाय हैं। स्ट्रेटेजिक एलाय का मतलब ये होता है कि जब पॉलिटिकल कॉपरेशन के अलावा अगर आपका सोशल इकोनॉमिक लेवल पे और
मिलिट्री लेवल पे भी कॉपरेशन एग्जिस्ट करे किसी स्टेट के साथ, तो आप कहते हैं कि उनके साथ आपका स्ट्रेटेजिक अलायंस है। अब देखिए, पाकिस्तानी बहुत सारे सऊदी अरेबिया में जॉब करते हैं, ये सोशल लिंक हो गया। हम हज करने सऊदी अरेबिया जाते हैं, सऊदी अरेबिया का हमारे दिलों में एक खास एहतराम का मकाम है, तो ये भी एक सोशल लिंक हो गया। और फिर आप देखेंगे पाकिस्तान आर्मी की जो फैसिलिटेशन फोर्स वहां पे मौजूद रहती है मकामात मुकद्दसा की हिफाजत और रॉयल सऊदी फैमिली के लिए, वो स्ट्रेटजिक लिंक है। जॉइंट एक्सरसाइजेज मिलिट्री होती हैं तो वो भी स्ट्रेटजिक लिंक है। और फिर सऊदी अरेबिया में इकोनॉमिकली भी हेल्प करता रहता है, तो ये भी स्ट्रेटजिक लिंक में आ जाता है। तो दोनों की अपना पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी एक हमारा इंपॉर्टेंट नेबर है और दूसरा हमारा स्ट्रेटजिक एलाय है। अच्छा, अब हाउ पाकिस्तान कैन मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस विद बोथ सऊदी अरेबिया एंड ईरान, स्पेशली आफ्टर द मीडिएशन ऑफ चाइना बिटवीन द टू कंट्रीज। देखें, यहाँ पर एग्जामिनर आपके साथ थोड़ी सी शरारत कर रहा है। वो पूछ इस अंदाज से रहा है कि जैसे खुदा ना खास्ता पाकिस्तान बड़े मसले में फंसा हुआ है और सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सैंडविच बना हुआ है। हालांकि ऐसा मसला नहीं है। और अब वो कह रहे हैं कि जनाब, चाइना से तो चूंकि पाकिस्तान की दोस्ती है, तो पाकिस्तान किस तरीके से फायदा उठा सकता है कि चाइना ने ईरान और सऊदी अरेबिया की दोस्ती कराई है। पाकिस्तान ने ही ये सऊदी अरब और चाइना, सॉरी, ईरान को करीब लाने का सिलसिला शुरू किया था, और उस चीज को बाद में चाइना ने लीड करना शुरू किया और उसको कंक्लूड किया। तो पाकिस्तान इसका बेतहाशा फायदा उठा सकता है। यानी पाकिस्तान सऊदी अरब को स्ट्रेटेजिक एलाय रखते हुए साथ ही साथ ईरान को भी स्ट्रेटेजिक एलाय बना सकता है, और सऊदी अरब और चाइना के ताल्लुकात का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान यूएई और बाकी अरब रियासतें जो कि प्रो सऊदी अरेबिया हैं, उनसे अपने ताल्लुकात बहुत बेहतर बना सकता है, अपने वर्कर्स को वहां भेज सकता है, और इस तरह के बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स हो सकते हैं। जी। बिल्कुल सर, ये जो है पाकिस्तान के लिए सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और फिर जो है पाकिस्तान की जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। आपने हम्म। बहुत ही बेहतर अंदाज में एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। फ़लस्तीन जो है फिर से एक इमर्जिंग टॉपिक है। इस बार इसने यूएन को भी पूछा है, और फिर रोल ऑफ बिग पावर्स, इसको ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा। हाँ, शुक्र है पैलेस्टाइन बेचारे की पेपर की हद तक सुनी गई। वैसे तो कोई नहीं सुन रहा, दुनिया में इतने बिल्कुल बड़े बड़े सर। मुजाहरे हो रहे हैं, लाखों के मुजाहरे हो रहे हैं। शायद इतने बड़े मुजाहरे मैंने 9/11 के बाद भी नहीं देखे थे जितने अब देखे हैं, खसूसन वेस्ट में, अमेरिका में। खैर, पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट इज लॉन्ग स्टैंडिंग वन ऑन द यूनाइटेड नेशन टेबल। यानी यूएन जब से बनी है तकरीबन तब तब से ही फलस्तीन का मसला जो है वो मौजूद है इसकी टेबल पे, इसके एजेंडा पे। डिस्कस इट्स रीसेंट escalation since October 2023 and critically assess the big powers reaction to it। अब यहाँ पे सीधा साधा ये बात है, थोड़ी सी तनकीद आपको यूएन पे करनी है, क्योंकि उसने आपको शुरू में हिंट दे दिया है कि यूएन जब से बनी है तब से ही ये उसके एजेंडा पे, लेकिन अभी हल नहीं हुआ। और कितनी इंसानी जानों का ज़िया, कितना बड़ा इंसानी अलमिया ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, वो सारी दुनिया उस पे चिल्ला उठी है, बिलबिला उठी है। और ऐसे ही तो नहीं, इतने सारे मुजाहरे हो रहे कि गजा में सीज फायर किया जाए। बट मसला ये कि बिग पावर्स का रोल बड़ा मुनाफिकाना या क्यों इधर नजर आ रहा है। तो यहाँ पर यूएस की अगर हम बात करें, और यूएस के अलावा फ्रांस और यूके की बात करें, क्योंकि ये तीनों वीटो पावर है, तो यहाँ पर इजरायली लॉबी की बड़ी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। और इजरायली लॉबी इनकी फॉरेन पॉलिसीज के ऊपर अपना एक बड़ा इन्फ्लुएंस रखती है, जिसकी वजह से ये है कि इन स्टेट्स के अंदर इन्हीं के सिटीजन्स लाखों की तादाद में फ़लस्तीनियों के, गजा में रहने वालों के हक में बाहर निकल रहे हैं। लेकिन फिर भी ये डेवलप्ड वर्ल्ड, जहाँ पे मीडिया, पब्लिक ओपिनियन की बड़ी अहमियत है, ह्यूमन राइट्स की बड़ी अहमियत दी जाती है, वो इन लोगों की कॉल पे कान नहीं धर रहे। इस टाइम प्रेसिडेंट बाइडेन की कोशिश है कि बस सीज फायर हो जाए, बाकी इसराइल ने जो करना है करता रहे। और जो नितिन जाहू साहब हैं, उन्होंने अपनी गेम इस तरह की सेट की हुई है कि उन्हें अगला इलेक्शन जीतना है, तो तब तक उन्हें हमास से खौफ दिलाते रहना है अपने सिटीजन को। हालांकि इसराइल के अपने अंदर भी मुजाहरे हुए हैं इस मैसेकर के खिलाफ, जो अभी रिसेंटली अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ। तो बिग पावर्स का रोल, मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि इधर आप खुली डुली तनकीद कर सकते हैं, दिल की सारी भड़ास निकाल सकते हैं, वो आपके अगेंस्ट नहीं जाएगी। तो रहेगी बात चाइना और रशिया का रोल, तो चाइना और रशिया साइलेंट ऑब्जर्वर बन के बैठे हैं। बस एक रेजोल्यूशन इन्होंने मूव की थी, वो वीटो कर दी यूएस ने, तो बस ये साइड होके बैठ गए। तो
ये अगर उतने हिपोक्रेट या मुनाफिक नहीं है जितना कि वेस्टर्न पावर्स हैं, तो आधे तो ये भी है, क्योंकि ये कोई खास बड़ी एफर्ट फर्दर नहीं कर रहे। जी जनाब। सर मैं समझता हूँ कि ये जो फलस्तीन इशू है, जैसे कि 1973 में जिस तरह हमने ऑयल बायकॉट किया था पूरे वेस्ट का, तो इस वक्त हमारे ये जो जो सऊदी अरब है या यूएई है, कतर है, फिर से इस तरफ क्यों नहीं जा रही और फिर इस तरह का बायकॉट क्यों नहीं हो रहा ऑयल बायकॉट की तरफ? क्योंकि अरब वर्ल्ड जो है वो यूनाइटेड नहीं है, और उनके अंदर लीडरशिप भी कोई खास करिस्मेटिक एग्जिस्ट नहीं करती। प्लस वो अब सारे प्रो यूएस हैं और एलाई हैं यूएस के, उनके बिजनेस इंटरेस्ट्स हैं, वो अपने इंटरेस्ट को बिल्कुल। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। इट्स वेरी सिंपल। मतलब मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट इस्लामी तालीमात में तो है, लेकिन अमली तौर पे इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता। इस वक्त जो नेशन स्टेट सिस्टम का डिज़ाइन है, उसी पे मुस्लिम स्टेट्स भी बनी हुई हैं और वो उसी की तरह बिहेव कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं सर। ये यूक्रेन इशू 2021 के पेपर से हमें नजर आता रहा है ये और इस आगे बार भी थोड़ी नजर आता डायनामिक रहेगा चेंज की बेटा। है। डायनामिक इस बार चेंज की है। इस बार उन्होंने यूरोप की अंदर पॉलिटिक्स पे जो एनर्जी रिलेशंस हैं यूरोप और रशिया के, उसके बारे में पूछा गया है। इसको जरा आप एक्सप्लेन करें। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन वाकई टेक्निकल है। इवेल्युएट द जी जी। इम्प्लीकेशन ऑफ यूक्रेन वॉर टू द रशिया यूरोप एनर्जी रिलेशंस। अब देखो, जिसने रशिया और यूरोप के रिलेशंस और उसको फर्दर एनर्जी की डायमेंशन में नहीं पढ़ा, यानी रशियन गैस पाइपलाइन किस एरिया से होके किन किन यूरोपियन कंट्रीज में जाती है, कोई एक पता नहीं पाइपलाइन का नाम था नॉर्थ स्ट्रीम 1 या 2, जो कि जर्मनी जी सर। और रशिया के दरमियान बिछ चुकी थी, लेकिन वो ऑपरेशनल नहीं हो पाई क्योंकि रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया। और जर्मनी ने इस अटैक के अगेंस्ट एक लाइन ली, और उसकी वजह से हुआ ये कि जर्मनी के अंदर एनर्जी की प्राइसेस, यानी जो गैस और बिजली इस्तेमाल होती है वहां पे, उसकी प्राइसेस बढ़ गई। और ऐसा बाकी यूरोप में भी हुआ। तो इवेल्युएट द इम्प्लीकेशंस ऑफ यूक्रेन वार, यानी यूक्रेन वॉर के क्या असरात हैं रशिया यूरोप एनर्जी रिलेशंस पे। यानी रशिया और यूरोप के रिलेशनशिप को एनालाइज करना है इन पर्सपेक्टिव ऑफ यूक्रेनियन वॉर, और कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करना है कि क्या फायदा हो रहा है इसको। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर बिल्कुल। जी जी अच्छा। बिल्कुल। क्या फायदा हो रहा है रशिया को ये जंग करके, और आया फायदा ज्यादा है या नुकसान ज्यादा है, और रशिया के यूरोप के साथ ताल्लुकात किस हद तक मुतासर हुए हैं, और उनका नुकसान कितना है और फायदा कितना है। तो इट्स श्योर शॉर्ट कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस, बट it's a technical one. Why? Because it asks about a particular dimension, and usually students do not go in so deep dimensions of any topic. So yes, this is, I'm saying, this is technical topic. जी सर। अच्छा, Uh, ये शॉर्ट नोट्स हैं सर, और इनमें से बाकी तो इजी है, लेकिन जो टेक्निकल मुझे नजर आता है, क्लाइमेट चेंज एंड बिग पावर्स के रोल को जरा आप एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए, मैं बहुत क्विकली तीनों को बता देता हूँ। शॉर्ट नोट वाला क्वेश्चन जरूर करना चाहिए। इसमें स्कोर का मैक्सिमम मार्जिन होता है। मैक्सिमम मार्जिन इसलिए होता है कि 10 नंबर होते हैं ना, तो 10 नंबर एक जी सर। शॉर्ट नोट के, 10 नंबर एक शॉर्ट नोट के। तो आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि जो है आपसे पूछा जाएगा, मतलब आपके नंबर जो भी कटेंगे वो 10 के अंदर से ही कटेंगे। मिसाल 10 में से आपको 6 मिल गए, बिल्कुल। और दूसरे वाले 10 में से आपको 8 मिल गए, तो आपने 14 नंबर्स तो खड़का दिए, ठीक है। बिल्कुल। जबकि वैसे इस तरह आना थोड़ा सा समझा जाता है कि एफपीएससी में मुश्किल है। तो शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन जरूर करने चाहिए। प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन इन साउथ एशिया। साउथ एशिया जो खत्ता है उसके अंदर इस खत्ते का की यकजहती का ये क्या इम्कान आता है, यानी जिस तरह यूरोपीय यूनियन खत्ता एक बन गया और इतनी जबरदस्त दबंग तंजीम उन्होंने बना ली, तो क्या साउथ एशिया भी ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। उसमें इंडिया पाकिस्तान की रेवलरी है, इंडिया का एरोगेंट बिहेवियर है, और इस तरह की चीजें जो है ना शामिल है। अच्छा, आगे चलते हैं। द जी यूएन एफर्ट्स फॉर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन। यूएन एफर्ट्स बहुत जबरदस्त हैं इन अ वे कि यूएन की जो कमेटी नंबर 1 है यूएन जनरल असेंबली की, वो डिसआर्मामेंट और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन की इश्यूज को देखती है, और फिर जितनी भी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिलेटेड ट्रीटीज हुई हैं उनके लिए पहले नेगोशिएटिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड ही यूएनओ ने किया है। तीसरा है क्लाइमेट चेंज एंड बिग पावर्स रोल, दैट इज योर फेवरेट।
देखो, बिग पावर्स जी रोल सर। बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। दुनिया में कोई आइडिया कामयाब करना है, कोई आइडिया नाकाम करना है, किस चीज पे पैसा लगाना है, किस चीज पे नहीं लगाना, ये शुरुआत ही बिग पावर्स से ही होती है। लेकिन इन बिग पावर्स में सिर्फ आप P5 को नहीं देखेंगे, अब आप रीजनल पावर्स को भी देखेंगे। अब जैसे इस दफा जो COP28 हुआ, उसमें पहले से ही COP27 में तय किया गया था कि जो अगली कॉप होगी, अगले साल इजलास होगा, उसमें कार्बन एमिशन कम करने के लिए पेट्रोलियम के ऊपर कट्स लगाए जाएंगे। तो एविएशन इंडस्ट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने कहा कि जी हम तो तजर्बे कर रहे हैं बायोफ्यूल और डिफरेंट किस्म के सोलर जेट्स उड़ाने के। तो हम तो 2045 2045 से ऑनवर्ड हम सारी एविएशन इंडस्ट्री ले जा सकते हैं बायोफ्यूल पे या सोलर के ऊपर। हमें फ्यूल या रिफ्यूलिंग की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है। तो यहाँ पे ओपेक कंट्रीज जो थे वो बीच में आ गए, और ओपेक कंट्रीज ने कोई भी ब्रेक थ्रू या कार्बन कट्स ऑन द ऑयल प्रोडक्शन और उसकी वजह जी से जो भी पॉल्यूशन होती है वो नहीं लगने दिया। तो यहाँ पे बिग पावर्स प्लस रीजनल पावर्स प्लस इंटरेस्ट ग्रुप सारे ही हैं। और ये मसला कुछ अरसे तक चलेगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज भी एक सीरियस चैलेंज है। और साथ ही साथ बिग बिल्कुल पावर्स के जो बिजनेस इंटरेस्ट हैं, उनसे उनका पीछे हटना भी कोई आसान काम नहीं है। बट इंशाल्लाह, जिसको कहते हैं ना, जिंदगी जिंदा रहने का नाम है। तो जिएंगे नहीं तो कमाएंगे क्या, और कमा भी लिया तो फिर खाएं, उसको लगाएंगे कहाँ पे। तो दिस इज व्हाट क्लाइमेट चेंज इज। तो वी होप फॉर द बेटर। जी। जबरदस्त सर, काफी जो है वो आपने जो है इसको डिटेल में जाकर एनालिटिकल पर्सपेक्टिव को एक्सप्लेन किया। और जो जो टेक्निकलिटीज थी पेपर की, उन्होंने आपको आपने उसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया। और ये मैं समझता हूँ कि जो कमिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफी वैल्यूएबल एसेट होगा। और आपके एनालिसिस उनके लिए अगले जो पेपर्स आएंगे उनके लिए एक टोन सेट करेंगे सर। थैंक यू सो मच एहसन फॉर टेकिंग आउट द टाइम। एंड ये है कि हम फिर नेक्स्ट वीडियो में पाक अफेयर्स का पेपर डिस्कस करेंगे। श्योर सर, बिल्कुल ठीक है। सर, बिल्कुल सर। अल्लाह अपना हाफिज। ख्याल रखें। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। थैंक यू।